एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं बिलीव इन नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम जो है ना मेडिवल सोसाइटी के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। सांस्कृतिक पैटर्न, पदानुक्रम का क्रिस्टलीकरण, मध्यकालीन जीवन और विचार जो है बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले जो है ना आपके मेडिवल सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर होंगे उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है ना मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है। अभी तक जो आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है, ठीक है, आप जो है ना इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट दोनों ही बताएंगे विद आंसर्स के साथ। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उन कारकों का विश्लेषण करें जिनके कारण प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म का विकास हुआ। ठीक है। तो वो कारक बताने में वो कौन कौन से कारक थे, तो इस आंसर को जो है ना हम थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें आपका, ईसाई धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 2000 साल पहले मध्य पूर्व में हुई थी। ठीक है। ईसाई धर्म का जो प्रचार था वो सबसे पहले फिलिस्तीनी में हुआ था। ठीक है। और फिर वो क्या हुआ, रोम साम्राज्य से होकर पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है। ईसाई धर्म, इनकी जो पवित्र किताब है, ठीक है, वो कौन सी है, बाइबल है। और जो इनका उपासना का स्थल है वो क्या है, चर्च है। ठीक है। रोम साम्राज्य के समय ईसाई धर्म का उदय और विस्तार देखने को मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। ठीक है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में ईसाई धर्म को पूरे रोम साम्राज्य का क्या बना दिया गया, राजकीय धर्म बना दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ईसाईकरण यूरोप में 8वीं से 9वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है। अब ये ईसाईकरण क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, ईसाई बनने पर बल दिया जाता है। ठीक है। लोगों को जोड़ना होता है। ठीक है। ईसाईकरण कहलाता है वो। नेक्स्ट इसमें कि शासकों के समर्थन के बिना मध्ययुगीन यूरोप में धर्मोत्तरण संभव नहीं था। तो फिर क्या हुआ, राजनेताओं द्वारा ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। जैसे ही शासकों ने ईसाई धर्म को अपना लिया तो उसको देखते हुए प्रजा ने भी ईसाई धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। यानी कि ईसाई धर्म को क्या मिल गया, शासकों का समर्थन मिल गया। रोमन ईसाई नेताओं ने पोप की पदवी को धारण करा, जिसमें पोप लियो शामिल थे। ठीक है। जो ये पोप का पद था ना वो क्या था, कैथोलिक धर्म में सबसे बड़ा पद माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अभिजात वर्ग के साथ साथ आम लोगों के जीवन का अंग थी। ठीक है। प्रारंभिक रोमन पूजा में देवी देवताओं की उपासना के अन्य रूप थे, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा। ठीक है। प्रारंभिक रोमन राज्य ने मंदिरों और पवित्र स्थलों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। मशीनरियों और सैनिकों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में फैलता चला गया। ठीक है। इन्होंने जो क्या किया, ईसाई धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर आयरलैंड के जो सेंट पैट्रिक थे, ठीक है, ये क्या थे, एक रोमन ब्रिटिश ईसाई थे। ठीक है। इनको जो है ना आयरिश हमलावरों ने गुलाम बना लिया था। ठीक है। वहाँ से कैसे तैसे करके भागे, तो इन्होंने अपने आयरलैंड में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। ठीक है। कुछ खास बातें हैं ईसाई धर्म से रिलेटेड, तो वो कौन से है कि ईश्वर जो है ना सभी के जनक है और ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है। ठीक है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है। सब समान है। ईसाई धर्म में ये भी कहा गया है कि हमें जो है ना दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी से बुरा व्यवहार करें, नहीं, सबसे समान व्यवहार करना है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना आपका पहला क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है ना अब आपका आ जाता है कि प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप में संस्कृति को बढ़ावा देने में कैरोलिगियन और वेजेटाइन शासकों की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है। कैरोलिगियन और वाजेटाइन के जो शासक थे उनकी भूमिका को समझने से पहले है ना हम कुछ पॉइंट जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका, जो भी मध्ययुगीन यूरोप में सांस्कृतिक विकास हुआ वो सब ईसाई मान्यताओं से प्रभावित था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें आपका कि पश्चिमी और पूर्वी यूरोप दोनों ही निर्माण या नवविचार की बजाय संरक्षण पर अधिक बल देते थे। ठीक है। तीसरा है, शास्त्रीय शिक्षा को ईसाई ज्ञान का आधार माना गया। ठीक है। और मोक्ष के लिए काफ़ी ज़रूरी था।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें उत्तर मध्यकालीन युग में साहित्यिक और बौद्धिक गतिविधियों और कला और वास्तुकला के क्षेत्र में महान उन्नति की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थानीय भाषा। ठीक है, लैटिन साहित्य ने क्या किया, वो यूरोप की स्थानीय भाषाई एकता पर बल दिया, और जो स्थानीय भाषाएं थी उन्होंने क्या किया, साहित्यिक संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि लैटिन जो थी वो व्यापार और आनंद की भाषा के अलावा बातचीत का एकमात्र माध्यम बन गई थी। ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन और जर्मनी जैसी देशी भाषाओं में भी साहित्यिक विकास हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा क्या थी भाई उस टाइम पर। जो विश्वविद्यालय और स्कूल था उस संस्थाओं का विकास हुआ। विश्वविद्यालयों में उदार कला, कानून, चिकित्सा और धर्मशास्त्र की शिक्षा मिलती थी। 13वीं सदी के जो प्रमुख शैक्षिक केंद्र थे वो थे आपके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थे। ठीक है, हिडेलबर्ग 1385 में जर्मनी में स्थापित पहला विश्वविद्यालय था उस टाइम पर। कैरोलिंगियन शासकों की भूमिका क्या थी संस्कृति को बढ़ावा देने में यूरोप में। पोपिन और शैरलेमेन, ठीक है, थोड़े से अजीब से नाम है, ठीक है, पर कोशिश करना इसको थोड़ा याद करने की। ठीक है, जो ये शासक थे इन्होंने क्या किया, शास्त्रीय कविता और शिक्षा को सक्रिय रूप से अपना संरक्षण दिया इन्होंने। ठीक है, पादरियों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, इनका मोटिव यही था कि ज़्यादा ईसाई धर्म को फैलाया जा सके। ठीक है, शिक्षा के रूप में। कैरोलिंगियन दरबार बौद्धिक खोज का केंद्र बन गया था। ठीक है, अपने साम्राज्य में एक बौद्धिक परंपरा का निर्माण करने के लिए दूर दूर से विद्वानों को क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। कैरोलिंगियन माइनस्क्यूल नामक लेखन शैली की भी क्या हुआ, इस दौरान विकास हुआ। लैटिन से ली गई रोमस भाषा में लंबी कथात्मक कविताएं लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कैरोलिंगियन काल में स्मारकीय वास्तुकला का क्या है, खूब विकास हुआ। चर्चों में बड़ी अर्धगोला आवृत्तियाँ थी। ठीक है, एक भूमिगत कक्ष का एक सेट था। ठीक है, चर्च में, जिसको क्या किया था, संगमरमर और प्लास्टर से सजाया गया था। और जो है ना इसमें ईसाई चर्चों से जुड़े अनुष्ठान थे ना, उनको संगीत के रूप में बढ़ावा दिया। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं कि बाइजेंटाइन शासकों की क्या भूमिका रही थी मध्यकाल यूरोप में संस्कृति को बढ़ावा देने में। पूर्वी यूरोप में कला और वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति की थी। यूनानी विरासत को पुनर्जीवित कर उसे बढ़ावा दिया गया। ग्रीक राष्ट्र का पवित्र रोमन साम्राज्य भी से क्या है, बाइजेंटाइन शासक साम्राज्य को कहा गया। ठीक है, पूर्वी यूरोप में बड़ी संख्या में छोटे आकार के चर्चों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्हीं चर्चों में क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ कि एक प्रसिद्ध चर्च की स्थापना हुई। ठीक है, जिसे सेंट सोफिया कहा गया। ठीक है, ये जो सेंट सोफिया था इसमें क्या था, एक विशाल गुंबद था। ठीक है, ये जो विशाल गुंबद था ना, ये विशाल चबूतरे पर टिका हुआ था। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है ना लॉन्ग आंसर यहाँ तक समझ आए होंगे। तो पहला शॉर्ट नोट जो है ना आपका, ईसाई चर्च में क्या क्या सुधार हुए वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें है कि 10वीं शताब्दी में ईसाई चर्चों के सुधार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, मठों को स्थानीय रिहायशी और बिशपों के प्रभाव से मुक्त कराया गया। ठीक है, मदर हाउस के जो मार्गदर्शन थे उसमें बड़ी संख्या में ऐसे मठों का गठन हुआ जिसमें सिर्फ नन रहती थी। ठीक है, जो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करती थी उन्हें हम नन कहते हैं। ठीक है, मठाधीशों और पुरोहितों आदि के पदों का क्रय विक्रय भी वर्जित था इस टाइम पर। ठीक है, जर्मनी इंग्लैंड में ईसाई राजाओं ने अपने कर्तव्य के रूप में मठों की संरचना और संगठन में सुधार किए। ठीक है, मठ में गरीब आज्ञाकारिता और शुद्धता का जो है सख्त पालन किया जाता था। राजाओं ने सीधे मठाधीशों को बिशपों की तरह नियुक्त करके भारी प्रभावों को कम कर दिया। ठीक है, जो भी शाही समर्थन मिला उसको क्या किया गया, बिशप गिरजाघर चर्च का विस्तार किया गया। पोप लियो के द्वारा चर्च को एक पदानुक्रम संगठन के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, जो ये पदानुक्रम संगठन से मतलब है जिसमें आपके पुजारी, ठीक है, बिशप वगैरह शामिल है। ठीक है, तो उस रूप में इसको क्या किया, संगठित किया गया।
रोमानेस्क्यू और गोथिक शैली। रोमानेस्क्यू और गोथिक शैली एक परिवर्तन रोमन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, दोनों ही शैलियों ने क्या किया है, ईसाईवादी उद्देश्यों की पूर्ति की ओर आध्यात्मिक आकांक्षाओं को व्यक्त किया। ठीक है, जो गोथिक शैली थी ये 12वीं सदी में विकसित हुई। रोमानेस्क्यू शैली में बनाया गया, उनमें क्या किया, गोल मैरबों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और जो गोथिक शैली की जो इमारतें थी वो नुकीले मैरबों की थी। ठीक है, गोथिक शैली और रोमानेस्क्यू शैली से क्या है, विकसित हुई है। ठीक है, ज़्यादातर जो है गोथिक शैली की रचनाएं जो है वो शहरी केंद्र में इसमें आपको देखने को मिलेगी। गोथिक शैली में जो है ना बड़ी बड़ी खिड़कियों का प्रयोग होता था, और जो रोमानेस्क्यू शैली थी उसमें छोटी छोटी खिड़कियों का ही प्रयोग होता था। ठीक है, जो दीवारें वगैरह थी रोमानेस्क्यू शैली की वो काफ़ी अच्छी थी और मजबूत थी। ठीक है, और नेक्स्ट शॉर्ट नोट आपका धर्म युद्ध और उसका प्रभाव। ठीक है, जो ये धर्म युद्ध था ना, ये ईसाई जगत और इस्लामी दुनिया के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था। 1095 से लेकर 1270 के बीच 7 धर्म युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, जो पहला धर्म युद्ध था वो पोप अर्बन II और जो जर्मन के राजा हेनरी थे, हेनरी IV, उनके बीच सत्ता को लेकर हुआ था पहला धर्म युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 650 ईस्वी में अरबों ने यरूशलेम पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब ये जो यरूशलेम था वो क्या था, ईसाइयों का एक पवित्र स्थल होता था। ठीक है, पवित्र स्थल था ये। ठीक है, तो ये मामला तो एक धार्मिक स्थल पर विजय प्राप्त करने का था। तो ईसाइयों ने जो था ना इस धर्म युद्ध को क्या नाम दिया, क्रूसेड का नाम दिया। और जो मुसलमान थे यानी जो अरबी लोग थे उन्होंने जिहाद का नाम दिया इसे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा आप बता सकते हो कि मुस्लिम राज्यों ने क्या किया, ईसाई प्रजा पर कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी। ठीक है, यूरोपीय सामंती शक्तियाँ कम हुई और सामंतवाद का पतन हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, सामंती लोगों ने क्या किया, इस धर्म युद्ध में भाग लिया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जर्मनी और जो फ्रांसीसी थे वो एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। ठीक है, अब ये तकनीकी नवविचार क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। 7वीं से 14वीं सदी में क्या हुआ, मध्य यूरोप में नई तकनीकी नवविचार देखे गए। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जो है काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, लकड़ी का प्रयोग होता था। ठीक है, अब क्या हुआ, लोहे के नोक वाले फावड़ों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, लोहे की दराती से जो था ना वो कटाई करने में मदद मिलने लगी। क्या होती है, पन्नी चक्की, वाटर मिल। ठीक है, उसका जो प्रयोग होता था ना, यानी अनाज को पहले प्रोसेसिंग के लिए काम आता था उसको, अब वो क्या है, फुलिंग क्लॉथ के लिए काम आने लगा। पन्न चक्कियों के विकास से हॉलैंड में 1170 ईस्वी तक पवन चक्कियों का विकास हुआ। ठीक है, पवन चक्की आपको पता होगी, विंड मिल। ठीक है, 8वीं सदी में भाप के इंजन यानी कि जो स्टीम इंजन थे उनके विकसित ना होने तक पवन चक्कियाँ क्या थी, लोकप्रिय थी। ठीक है, नेक्स्ट है लंबवत पैडल या फिर चरखा, जो है 13वीं सदी के अंत में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, समुद्री जहाज़ों में जो पुराने पश्र पतवारों को क्या किया गया, बदला गया, जिससे आकार और वहन क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक, चौकोर आकार के पाल की जगह त्रिकोणीय पाल का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हुआ कि हवा के जरिए जहाज को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ठीक है, एस्ट्रोलैब और कंपास का उपयोग करके समुद्री यात्रा और मानचित्र कला में सुधार किया गया। इसी के साथ जो है ना आपका सेकंड चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट और क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है ना लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।